चलो जी, आ जाओ। आपकी वॉइस लो आ रही है। लो क्या आ रही है, क्या बताएं यार। वॉइस निकल ही नहीं रही भाई गले से। चलो जी, आ जाओ। शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया था, ठीक, उन बच्चों ने, मैंने उनको जैसे बोला था कि दो बैच आपको लाइव मिलेंगे, एक तो सुबह 10 बजे चलता है वो प्रैक्टिस वाला, और एक ये, बाकी बैचेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस का मैंने आपसे वैसे तो 1 मार्च तक का टाइम मांगा था, लेकिन मैंने एक्सटेंड करा लिया था कि 5 मार्च तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्या फंक्शनैलिटी बनती है ये वो। अब आपकी जो ऐप है जिसमें आप स्टोर में चलाते हो, मैंने सोचा था कि उसमें ही कुछ ऐसा आ जाए कि जहाँ शेड्यूल आता है साइड पे कोर्सेज लिखा हुआ आ जाए, सारे बैच डल जाएंगे, आप क्लिक करोगे आपके बैच चल जाए, बात खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी बन नहीं पा रही। उसमें टाइम लगेगा, और टाइम की ही सबसे ज़्यादा कीमत है। तो मैंने अब अनअकैडमी वालों से बात करके कुछ ऐसा सोचा है, 99% फाइनल हो भी गया है, कि अपना ना एक वो रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया था मैंने, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैचेस मिलते हैं। ठीक है, मैं उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो आप वाले पे एक्टिवेट करा दूंगा। दो तो आप लाइव बैच जैसे देख रहे हो वैसे ही देखते रहोगे, बाकी क्या है जो रिकॉर्डेड बैचेस जब आपको देखने होंगे तो उसका गोल आप पे ऑटोमेटिकली अपडेटेड मिलेगा। उसका आपको फायदा क्या होगा, एक तो उसमें ग्रामर का बैच भी आपको एक रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मान लो आप लाइव नहीं देखना चाहते, या एक्स वाई जी कोई भी ग्रामर जिसको जल्दी कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ अगर होता है तो, ठीक है। एक तो ये फायदा हो जाएगा। एक मैंने उसमें आपको 8 रिकॉर्डेड बैचेस बोले थे, इसमें आपको एक मेंस का एक बैच प्रैक्टिस वाला एक एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ग्रामर वाला भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है उसके लिए, 1 या 2 तारीख तक का वेट करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर वीडियो बना के स्क्रीन रिकॉर्डर से, मतलब कि आपको इस पे ये क्लिक करना है, इस पे ये क्लिक करना है, देखो ऐसे चल जाएगा, ऐसे वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। समझ में आ गया क्या करना है? फिर से सुनिए, जो 1699 वाला जिन्होंने बैच लिया है, कुल मिला के शॉर्ट में बात यह है, जिन्होंने वो 1699 वाला बैच लिया था, आपको मैंने जो रिकॉर्डेड बैचेस प्रॉमिस किए थे 2 मार्च तक, हद से हद होगी तो 5 मार्च तक मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करना है, वो मैं आपको वीडियो बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डालकर बता दूंगा। क्लियर? दूसरी बात, जिनको 1699 वाले बैच में वीडियो डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, या पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिनको भी वीडियो डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, इस वाले बैच में 1699 वाले में होंगे ऐसे कुछ बच्चे। आप मेरा कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाएंगे, कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाएंगे, उसके नीचे पट्टी पे रेड कलर पे की एक पट्टी होगी, उस पर एक नंबर लिखा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डर से वो रिकॉर्डिंग करके दिखा दीजिएगा कि ऐसे ऐसे सर देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ चल नहीं रहा, या मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक्स वाई जी जो भी है। ठीक है, वो सारे बच्चों का ऐसा डेटा इकट्ठा करके भी जिन जिनको दिक्कत आ रही है अन अकेडमी को मैं फॉरवर्ड करा दूंगा, ताकि आपका इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है भाई? हाय राम। तीसरा तीसरा ये
कि डॉक्टर्स मेरे को पिछले 3 महीने से एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में बोलना है, आप चाहते हो कि आवाज़ आपकी चली ही ना जाए, तो आपको कम से कम 15 दिन का वोकल रेस्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल मौन व्रत रखना पड़ेगा। दवाइयों से ये हील नहीं होगा। आप लगातार बोलते रहोगे, वो कभी आपका इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं गले में। मैंने 2 महीने एंटीबायोटिक्स भी खा के देख लिए हैं, जितनी पूरी ज़िंदगी में एंटीबायोटिक्स नहीं खाई, 2 महीने मैंने वो खाई हैं। आयुर्वेदिक भी करके देख लिया, होम्योपैथी भी करके देख लिया। अब ये चीज़ें अपने आप ही ठीक होंगी और इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं 1 से 10 मार्च, जिसमें आपकी लगभग, अगर मैं क्लास लेता भी तो कितनी क्लास लेता, आपकी 7 और 8 की होली की छुट्टी होनी थी, आपकी 2 तारीख थर्सडे की छुट्टी होनी थी, 5 तारीख संडे की छुट्टी होनी थी, और फिर 9 तारीख थर्सडे की छुट्टी होनी थी। अगर आप 1 तारीख से 10 मार्च तक को देखेंगे तो उसके अंदर 2 और 9 का थर्सडे है, 5 का संडे है। ठीक है, ये 3 छुट्टियां आपकी होनी थी, इसके अलावा 2 होली की छुट्टी होनी थी। ठीक, तो 5 दिन आपकी वैसे ही ऑफ थी, मैं टोटल 10 दिन ऑफ कर रहा हूं। आप ये मान लीजिए कि 5 क्लासेस मैंने ज़्यादा छुट्टी मार ली। और ये मत टेंशन लीजिएगा कि हमारा तो कोर्स लेट हो गया, ओ माय गॉड हमारा तो पेपर है सर, आपकी तबीयत का हमने क्या ठेका ले रखा है। टेंशन मत लीजिए, वो जो 5 क्लासेस मिस हुई हैं वो आपकी इसी मंथ के अंदर ही, जब गला थोड़ा ठीक हो जाएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाकर ले लूंगा। ठीक, आपका कोर्स एक दिन भी डिले नहीं होगा। जितनी तारीख को पहले खत्म होना था उतनी तारीख को अब खत्म होगा। क्लियर? तब तक क्या करेंगे सर? तब तक जिनके पास प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है, अपना वो कैब बैच देखो रिकॉर्डेड। और जिनके पास ये 1699 वाला है, 1-2 दिन बाद मैं भी आपको रिकॉर्डेड, आपको भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप रिकॉर्डेड वो कैब वगैरह तब तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? एक बार फिर से शॉर्ट में दोबारा बता रहा हूं। पहला, 1699 वाला जिनका सब्सक्रिप्शन है, आपको जो रिकॉर्डेड बैचेस मैंने बोला था मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे, कहाँ क्लिक करना है, 2 मार्च तक का मुझे समय दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं एक वीडियो डालूंगा कि आप कैसे कैसे क्या क्या एक्सेस करके कैसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक भाई है, 1 मार्च को दे दो, मेरी जेब में रखा, अभी निकाल के दे दूं? कई बार ऐसा लगता है कुछ लोग ना जन्मजात दिमाग से पैदल होते हैं। दस मिनट से कुत्तों की तरह टीचर भौंके जा रहा है, पूरी बात बता रहा है, इनकी नौटंकी खत्म नहीं हो रही। जिनको वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड करने में इशू आ रहा है, मेरा कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाएंगे, नीचे पट्टी पे एक नंबर होगा, उस पर कॉल अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम, और उधर से 5 मिनट में रिप्लाई की उम्मीद मत करिएगा, वो भी इंसान है, 9 से 5 फोन चलाता है। आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। आप जितने बच्चे होंगे जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में, वीडियो चलाने में जो इशू आ रहे होंगे, मैं अनअकैडमी को फॉरवर्ड करा के वो जितनी हो सके रिजॉल्व कराने की कोशिश जितना जल्दी हो सके करूंगा। ठीक है? अच्छा, 1 से 10 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रहेगा। 5 दिन इसमें छुट्टियां होनी थी, 5 मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, वो 5 मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपकी कवर कर दूंगा। ठीक है भाई, आ जाओ अब पढ़ लेते हैं। अरे तू रहने दे यार, तू गले वाले को छोड़ भाई, तेरे को कितना मतलब है वो दिख रहा है, पढ़ ले अपना। चलो आ जाओ। चलो 5 मिनट आपको और दे रहा हूँ, 5 मिनट आपको और दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के बाद थोड़ा मैं ज़्यादा इरिटेट होता हूँ, बीच में कुछ 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 करते हैं ना। बोलो। अब एक भाई को पूछना है वो कैब कितनी देर पढ़ूं। स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया था ना कि 20-30 वर्ड रोज के अपना कर लिया करो, है ना। 40 की औकात तो 40 कर लो, 50 की औकात तो 50 कर लो। शेड्यूल बना के दे दूं? 7 बजे उठो, 7 बज के 2 मिनट तक ब्रश, 7:18 तक पॉटी करना, बना के दे दूं क्या? और बताओ। तो
ये बता दिया यार, ये पढ़ना है अपना हिसाब से शेड्यूल बना के पढ़ ले। अब वो भी टीचर लिखाएगा क्या? आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ना ये ऐसे रूल होता है, ईच, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि इनके बाद ऑफ आए तो आगे नाउन प्लूरल लगाना, वर्ब सिंगुलर लगाना, प्रोनाउन एडजेक्टिव लगाना हो तो सिंगुलर लगाना। ठीक है? क्यों लगाना, आओ समझने की कोशिश करते हैं। अरे आकाश मांग रहा है तो भेज देना यार। जो मांग रहा है वो भेज दे उसको। पढ़ लें भाई, पढ़ लें। ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। हाँ मनोज, एमटीएस का एग्जाम है तो आगे, आगे बोल फिर क्या करूं। कैसे होगा? उसके लिए हवन कराना होगा मनोज। सामग्री लिखवा दूं? सामग्री नोट कर, बोलता हूं ले। कॉपी पेन उठा, सामग्री नोट कर। भाई देख, जितने बच्चे हैं पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को शुरू कर लीजिए। सब बताया है, ग्रामर ऐसे पढ़ें, वोकैब ऐसे पढ़ें, प्रैक्टिस ऐसे करें, सब कुछ बताया है। रोज रोज अगर मैं वही बात बताऊंगा तो क्लास की दही होगी जैसे आज हो रही है। रोज रोज आप आओगे, नए नए कीटाणु उत्पन्न होंगे, रोज आके नया, फिर वही। कितनी बार बोलेगा एक टीचर यार, कोई लिमिट तो होती होगी, सेम बात वो कितनी बार बोले। इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि यार ये बैच के बीच में आ गए महाराज जी जैसे, जीजा जी आ गए हैं, अब इनके स्वागत के अंदर वो थाली वाली में परोसो इनको जो मांगेंगे। इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि बैच को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लेता हूँ। पिछले 2-3 बैच यार इतने बढ़िया निकले, सच बता रहा हूँ, क्या मतलब देव मानुष बैच थे। जिंदगी का जो मेरा सबसे निकम्मा बैच गया ना अनअकैडमी का, आप उसको टक्कर दे रहे हो, सच बता रहा हूँ। महाकबाड़ बैच है ये, महाकबाड़। चैट कर दिया, आप जिसको पढ़ना है रुक जाओ, बाकी चले जाओ भाई, बहुत हो गया टाइम पास। हाँ जी। देखो यार, रूल तो ये है कि ईच, ईदर, नीदर आए उसके बाद ऑफ लगाएंगे तो नाउन प्लूरल लिखना, वर्ब सिंगुलर लिखना, प्रोनाउन एडजेक्टिव सिंगुलर लिखना। ऐसा क्यों सर?
अगर समझना है तो फिर वही बेसिक की नैया से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ लगाते हैं, एक्शन खुद पर ही हो जाए इस बात को दिखाने के लिए। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जब आपको एम्फोसिस डालना होता है कि यार ये काम ना इसने खुद किया, मैं खुद गया था, वो खुद आई थी, उसने खुद क्वेश्चन सॉल्व की, ऐसे वाला। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन क्या था, जब आपको एक नाउन को रिपीट होने से बचाना है, साथ में पोजेशन भी बनाना है। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कुछ कुछ तो नाम से क्लियर हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। आओ समझते हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है, सारा लेना देना है कि ये यूज कहाँ होता है, क्यों यूज ही क्यों करते हैं इसको। अगर ये समझ आ जाएगा ना तो रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। सिनेरियो नंबर 1, मैंने क्लास का एक मॉनिटर बना रखा है। स्कूल में नहीं होता था क्लास का ऐसे मॉनिटर होता था। मैंने कहा भाई कल जो मैंने टेस्ट के लिए बोला था ना, असाइनमेंट के लिए, जा सबका कलेक्ट कर ला। वो आया, कलेक्ट करके ले आया। मैंने कहा हाँ यार सबने दे दिया क्या असाइनमेंट, कोई रह गया? नहीं सर सबने दे दिया। ऑल द बॉयज हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, सबके सब लड़कों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। बॉयज सब्जेक्ट हो गया, ऑल आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा सिनेरियो, अगर ये बात देखो नॉर्मल सी है, अगर ये बात नॉर्मल सी है तो फिर ऑल लगा के बोल लेते हैं, है ना। अगर ये बात नॉर्मल सी है फिर तो अपन क्या करते हैं, ऑल लगा के बोल लेते हैं कि सबके सब लड़के प्रेजेंट थे, सबके सब ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, इस टाइप से। ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें स्ट्रेस डालना होता है। जैसे सर एक एक लड़के ने असाइनमेंट दे दिया आज तो, मान लो जनरली नहीं देते हैं, मान लो जनरली नहीं देते, है ना। आज ऐसा क्या हुआ पता नहीं भाई, सारी क्लास असाइनमेंट कर लाई, एक एक बच्चे ने असाइनमेंट दे दिया सर, एक एक बच्चे ने। इसको ऐसे समझ लो, मान लो कि मैं तुम्हें रोज बोलता हूँ, मैं तुम्हें रोज बोल रहा हूँ असाइनमेंट कर लो, असाइनमेंट कर लो, पढ़ लो, असाइनमेंट कर लो, पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ रहे। एक दिन मेरी जगह एक मैडम आ गई एक्स्ट्रा क्लास लेने, उसने असाइनमेंट दिया। मैंने बोला था मैडम को कि मैडम ये निकम्मा बैच है, इसको कोई असाइनमेंट वगैरह मत देना, ये नहीं करके आएंगे। मैडम आके करिए सर, एक एक बच्चे ने असाइनमेंट कर लिया, एक एक बच्चा असाइनमेंट करके आया था। कुछ बात आ रही समझ, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करना, एक एक करके बात करना, प्रत्येक, एक एक, हर एक, ऐसे वाले चीज से बात करना। सेम ऐसे ही आपने सुना होगा, जैसे दुकान पे जाते हो, भैया ये एडिडास और नाइकी के जूते आप ऑफ में बेच रहे हो, इतना असली तो है ना ये? एक तो मैं कहूँ जी सारे जूते असली हैं, टेंशन ना लो, ऑल द शूज आर ओरिजिनल। दूसरा, और जी हमारी क्लास, हमारी हमारी दुकान का एक एक जूता, एक एक जूता असली है जी, एक जूता नकली प्रूव कर दो, दुकान आपके नाम कर दूंगा। सुना होगा लोगों को ऐसे कहते हुए। हाँ जी। तो जब हमें इस टाइप की बातें करनी होती है ना, एक एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा, हर एक जूता, प्रत्येक जूता, तब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगाते हैं। ये तो हुआ उसी बात को कहने का सिंपल तरीका। बात यहाँ भी सबकी हो रही है, बात यहाँ भी एक से ज्यादा की हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, एक एक करके हो रही है। ऑफ प्रीपोजिशन है, बॉयज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जी ये ईच। ठीक है। अब होगा क्या, इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज और जान लो। होता है क्या ना, बच्चों को ईच को सब्जेक्ट मानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा ऐसे सोचता है काम हो रहा है कंप्लीट करने का, असाइनमेंट कंप्लीट करने का, असाइनमेंट तो बॉयज ने कंप्लीट किया ना, तो बॉयज क्यों नहीं है सब्जेक्ट, डाउट आ सकता है मन में। तो उसके लिए जरा एक सेंटेंस देखो, अगर मैं लिखूं सचिन इज अ क्रिकेटर, ठीक है, आगे मैंने लिखा ही लिव्स इन मुंबई। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसको तोड़ो, ही सब्जेक्ट है, सॉरी सचिन सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, क्रिकेटर नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया और फुल स्टॉप लगने से सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं लिव्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो क्या कहोगे, सचिन कहोगे कि ही कहोगे? सचिन कहें कि ही कहें? ही कहोगे ऑब्वियसली, ही का मतलब सचिन है, वो बात हो रहा है, लेकिन ये तो सेंटेंस तो यहाँ खत्म हो गया ना यार। इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट पूछेगा तो ही बोलोगे ना, इस वर्ब का अगर कोई सब्जेक्ट पूछेगा तो ही बोलोगे, और क्या बोलोगे। इन प्रीपोजिशन है, मुंबई इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। तो यहां पे जैसे आप समझ रहे हो कि ये ही प्रोनाउन नाउन की जगह पर लगा है, मतलब भले इसका सचिन है लेकिन लिव्स का वर्ब का सब्जेक्ट तो ही है ना। सेम वैसे यहां पे समझो, यहां पे मुझे कहना है लड़कों में से हर एक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से एक एक ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट वर्ब हो गया, ये हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या कंप्लीट कर दिया, असाइनमेंट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ऑफ प्रीपोजिशन और बॉयज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का तो वर्ब से कोई लेना देना होता नहीं। इनमें से हर एक, इनमें से प्रत्येक, ये कौन है, ये ईच कौन है?
जैसे तुम ही को देखते ही पटाख से समझ जाते हो कि यार ये ही नाउन की जगह पे ही तो आया है, सचिन की जगह पे ही तो आया है, ऐसे यहाँ पे भी समझो कि भैया ईच क्या है, ईच प्रोनाउन है, इस नाउन की जगह पे ही तो आया है। ये ईच आपका सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा ना। आगे चल के पढ़ाऊंगा ईच एडजेक्टिव भी होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है। सेम वही तरीका है देखने का जो दिस का था, याद है, दिस प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर आगे नाउन लिखा होता था, दिस बॉय दिस गर्ल, तो दिस एडजेक्टिव हो जाता था। अगर आगे नाउन नहीं होता था तो प्रोनाउन हो जाता। सेम कहानी ईच की है, सीधा लिख दो ईच बॉय तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज लिख दो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन वो बात आगे की पढ़ाऊंगा आगे, अभी जो ये तो पढ़ा रहा हूँ ये समझो। एक बार सारा फिर से समअप करता हूँ जो मैंने बोला। अगर आप ये समझ गए ना तो फिर आपको ये रूल रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको ये जो रूल है ये रटना नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से समझिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो सुनिए, अगर मैं एक तो सीधा बोलूं, अगर मैं एक तो सीधा बोलूं, हाँ जी, एक तो मैं सीधा बोलूं कि सबने कोई काम कर दिया, ठीक है, सबके सब लोग वहां प्रेजेंट थे, सब लड़के वहां गए थे, सबने मूवी देखी, एक तो इस टाइप से सेंटेंस बोलो। कभी कभार हमें जिंदगी में ना ऐसे भी सेंटेंस बोलो, एक एक बच्चे ने देखी था वो मूवी, एक एक बच्चे ने क्लास पूरी देखी, एक एक बर्तन इस दुकान का लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, कभी टूट जाए वापस कर देना। इसकी क्लास का एक एक बच्चा, इसकी क्लास का एक एक बच्चा गाली देता है इसको, इतना रूड आदमी है ये। जो मर्जी सेंटेंस बना लो, है ना, जो मर्जी सेंटेंस बना लो। कहने का मतलब जब हमें ये एक एक प्रत्येक वाली जो बात होती है, ये एक एक प्रत्येक वाला जो हमें जब मीनिंग देना होता है, तब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको काम समझ में आ गया ना तो फिर वो रूल भी समझ जाओगे। देखो करना क्या है, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक, बर्तनों में से एक एक, जूतों में से एक एक, तो हो क्या रहा है, ओ प्रीपोजिशन है। इसका काम है बेसिकली, ये जो ओ प्रीपोजिशन है ना, ये दो काम करती है। एक तो सिलेक्शन को दिखाना, जैसे आप कहते हो ना, लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज, सब लड़कों में से कोई एक। और एक होता है पोजेशन, अधिकार बनाना, जैसे मान लो मैं कहूँ द वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ, ऐसे करके। मेरी कुछ बात समझ रहे हो? तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है यहाँ पे दिखा रही सिलेक्शन को, कि लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक ने असाइनमेंट पूरा कर दिया, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक ने असाइनमेंट पूरा कर दिया। अब हुआ क्या कि ये लड़के सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये, और ये कैसे बात करता है, एक एक करके, इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर आती है। कुछ आ रही है बात समझ में? और इनमें से छांटना है, इसलिए नाउन प्लूरल आता है। ये है इस रूल के पीछे का पूरा लॉजिक। एक बार दोबारा ध्यान से आओ, देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, ठीक है। एक बार आप देखने पढ़ने की कोशिश करो।
देखो यही रूल बन गया, वही मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। ईच इधर इधर नीदर का क्या मतलब होता है, कहाँ लगाते पढ़ाऊंगा अभी, अभी मोटा मोटा एक बार बात जो है उसको समझिए। ईच इधर नीदर के बाद ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल क्यों आता है? क्योंकि यह ऑफ यहाँ सिलेक्शन करने का काम करता है, छांटने का काम करता है। और जिनमें से छांटोगे, जिनमें से छांटोगे, लड़कों में से हर एक, बर्तनों में से हर एक, तो ऑब्वियस बात है प्लूरल होगा तभी तो छांटोगे, हाँ कि ना? अगर किसी चीज का एक ही ऑप्शन होता तो कैसे छांटते हैं? जैसे मान लो मैं कहूँ मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने टॉप कर दिया, तो मेरे पास स्टूडेंट्स होने तो चाहिए। 10 स्टूडेंट होंगे तो ये लाइन कह सकता हूँ स्टूडेंट्स में से एक ने टॉप कर दिया। 5 होंगे तो भी कह सकता हूँ। 2 होंगे ना तो भी कह सकता हूँ मेरे स्टूडेंट में से एक ने टॉप कर दिया। एक ही स्टूडेंट आता होगा तो कह सकता हूँ ये मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने। तो ऑब्वियस बात है कि जब छांटने की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो प्लूरल में से छांटोगे, इसलिए यह नाउन प्लूरल आता है। और सब्जेक्ट ये हो गया जो एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती है। क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है ना, ये नाउन तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इस रूल के पीछे का लॉजिक समझ गए होंगे कि ऑफ प्रीपोजिशन है और ये बॉयज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर ईच है जो एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, इसलिए हमें वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर लगानी पड़ेगी। और एक बात बताओ, जब ये एक एक करके बात कर रहा है, सिंगुलर करके बात कर रहा है, तो लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक अपनी खुद की पेंसिल ले आया। लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक अपनी खुद की पेंसिल ले आया। तो अजय खुद की अजय की पेंसिल लाएगा ना, सबकी तो लाएगा नहीं। तो फिर यहाँ पे देयर क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे भी सिंगुलर करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा। पेंसिल ऑब्जेक्ट है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। ये ऑन आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव चैप्टर में, एम्फेटिक एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, एम्फोसिस डालने वाला एडजेक्टिव होता है ना, अपनी खुद की गाड़ी, अपनी खुद की पेंसिल, ये खुद की मीनिंग होता है इसका, और एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव चैप्टर में आएगा। अभी के लिए नहीं तो फिर आप ये ऑन हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट जो है वो ऑन में नहीं छुपा हुआ है, तो वैसे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट पीछे ही। बोलो भाई, पल्ले पड़ा? एक बार फिर कर देते हैं, और बताओ सेंटेंस देखिए। सबका टेस्ट अलग अलग तो होगा नहीं, इसलिए देर रहने देते हैं, दा लिख लेते हैं सीधा। हाँ जी। इन लड़कियों में से हर एक, इन लड़कियों में से प्रत्येक, इन लड़कियों में से एक एक ने एग्जाम या टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, ये मीनिंग देना है। और प्रीपोजिशन है, लड़कियों में से छांटना है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, छांटने की बात हो रही है इसलिए नाउन प्लूरल आएगा। दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट बनेगा ये जो कि जिसका मीनिंग देगा प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। आगे अगर कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव होता तो उसको भी सिंगुलर टाइप से ट्रीट करते, यानी ऐसा ट्रीट करते जो सिंगुलर के साथ सही चलता हो। देयर जैसे प्लूरल के लिए आता है, हिज जैसे सिंगुलर के लिए आता है ना। तो मीनिंग के अनुसार जब आप यहाँ करें लड़कों में से हर एक, लड़कों में से हर एक अपनी पेंसिल लाया ना, खुद की पेंसिल लाया, तो एक एक करके बात करोगे तो हिज लगाओगे, इतनी सी बात है। जैसे यहाँ सबकी बात इकट्ठी हो रही थी, ऑल द बॉयज हैव सबमिटेड या कंप्लीट देयर असाइनमेंट, यहाँ देयर आ जाएगा क्योंकि यहाँ सबकी बात इकट्ठी हो रही है, यहाँ एक एक करके हो रही है तो हिज आएगा, इतनी सी बात है। बोलो, क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट? आ जाइए।
ईच, ईदर, नीदर में क्या डिफरेंस है, कौन सा कहाँ लगाते हैं, आइए उसको देखते हैं, समझते हैं। ईच जो होता है वो लगाया जाता है दो या दो से ज़्यादा के लिए। ईदर जो होता है वो हम लगाते हैं जब हमें कहना होता है दो में से कोई एक। जैसे ईच में बेसिकली क्या होता है, इनडायरेक्टली आप कह रहे हो दोनों ही, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जितने भी हैं कि इन लड़कों में से हर एक ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, इन लड़कों में से प्रत्येक ने सबमिट कर दिया। ईदर बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये मीनिंग देना चाह रहे होते हैं वन आउट ऑफ टू, कि इन दोनों में से कोई भी एक काम कर ले या इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले जा, इस टाइप का मीनिंग देना चाह रहे होते हैं। नीदर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहना होता है दोनों में से कोई नहीं, दो की बात करता है और हमें कहना होता है दोनों में से कोई नहीं। क्लियर है? ईच, ईदर, नीदर का फंडा थोड़ा सा समझ में आ रहा है? इसके अलावा इन पे जो एरर है उसके अलावा हमें एक दो बातें और भी पढ़नी पड़ती हैं, एक दो बातें और भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एक तो हमें ऑल पता होना चाहिए। ऑल लगता है दो से ज़्यादा के लिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा दो ही की बात करोगे, दो से ज़्यादा की बात भी तो करनी पड़ सकती है, तो ऑल लगा देते हैं। ये जो मीनिंग होता है ना दो में से कोई सा एक, अगर हमें कहना हो दो में से ज़्यादा में से कोई एक, वन आउट ऑफ ग्रेटर देन टू, ये पांच किताबें इनमें से कोई सी भी एक ले जा, तो फिर एनी लगाना पड़ेगा, वन आउट ऑफ ग्रेटर देन टू। ठीक है। अगर हमें कभी जिंदगी में कहना पड़ जाए कि दो से ज़्यादा में से कोई नहीं, इन पांचों दोस्तों में से कोई नहीं आया उसकी मदद करने, दो से ज़्यादा में से कोई नहीं, तो ये पांच छह वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा एक बार दोबारा देखिए। ईच कब लगाते हैं, ये तीनों तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये तो वो हैं जो एक एक करके बात करते हैं। पढ़ना हमें इन्हीं को है, लेकिन इन शब्दों को भी जानना पड़ता है ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक। ईच हम लगाते हैं दो या दो से ज़्यादा के लिए। जैसे दो लड़के हैं मेरी क्लास में, ईच ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इनमें से कोई भी, मतलब प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेता है। दो होंगे तो भी ये सेंटेंस बोल सकता हूँ, दो से ज़्यादा होंगे तो भी बोल सकता हूँ। ठीक है। ईदर हम तब लगाते हैं, मान लो दो किताबें पढ़ी हैं, उसने कहा भैया कौन सी बुक ले जाऊँ, ईदर ऑफ देम, इनमें से कोई एक ले जा, कोई सी एक ले जा, लेकिन कोई एक ले जा। ठीक है। नीदर हम कब लगाते हैं, जब हमें कहना हो दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ देम, दोनों को हाथ मत लगा दियो, एक भी नहीं ले सकता तुम। दो से ज़्यादा होंगे और कहना हो सबकी बात करनी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर में नहीं सबकी, ईच तो दो से ज़्यादा की बात करता है, लेकिन वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, सबकी बात करनी है एक साथ। प्लूरल वाला वर्जन जब चाहिए होता है तब और लगाते हैं। एनी का मतलब होता है दो से ज़्यादा में से कोई एक, पांच किताबें पढ़ी होंगी और मुझे कहना है कोई एक ले जा, तो इधर तो लगा नहीं पाऊंगा, फिर ये लिखूंगा। और मान लो दो से ज़्यादा लोग हैं और कहना है कोई नहीं, तो फिर नन लगाना पड़ेगा। अब इस ज्ञान का यूज करके ये सेंटेंस करके दिखाओ। पहले एक ट्राई आप करिए, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी बच्चे, आज अपने को मेनली जो दिक्कत आ रही है, कि जो कमेंट अपने को ऑफ करने पड़ रहे हैं, मेनली उन बच्चों की वजह से दिक्कत आ रही है जो बीच में आ धमके हैं, जिन्होंने ना स्ट्रेटजी वाली क्लास लगाई। कोई पूछ रहा है ग्रामर कैसे पढ़ें, कोई पूछ रहा है वो कैब कैसे पढ़ें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी ऐसे बच्चे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो बच्चे। अगर आपको, मेरा क्या है, ज़िंदगी में किसी का भी बैच लगाना हो तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से लगाया करो। ये नहीं कि बैच कहीं चल रहा है कुछ भी, बस वो क्लास के आगे लाइव ही लाइव लिखा देखा और आ गए जमाई जी। थोड़ी बुद्धि का प्रयोग किया करो।
रूडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सही में ये सुनने लायक काम है। सच में मैं होता तो बिल्कुल नहीं करता भाई, खास करके बीच में धमक जाता तो कमेंट तो कम से कम बिल्कुल ना करता। 5-10 मिनट देखता, मुझे लगता नहीं यार ये बैच तो आगे चला गया, समझ नहीं आ रहा, तो अपना चुपचाप पहली क्लास से चला लेता। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस से यूज करना अपनी, और पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को देखना हो तो देखा करो, वरना मत देखा करो, वो ज्यादा अच्छा है। चलो आइए इस पे आइए। आई हैव इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर इंटरव्यू, फॉर द इंटरव्यू लिखना बच्चे, टाइपिंग एरर हो। मैंने 5 प्लेयर बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। ठीक है, मैंने 5 प्लेयर बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है, और प्लेयर्स इसका ऑब्जेक्ट है। 5 क्वांटिटेटिव की सब टाइप, न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल है। याद आ गया कि मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। फॉर प्रीपोजिशन है, इंटरव्यू इसका ऑब्जेक्ट है, बट कंजंक्शन है, मतलब है लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। और प्रीपोजिशन है, ये देम इसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है प्लेयर्स, कि मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। अब तुम्हें पता है कि नीदर आता 2 के लिए, नीदर आता किसके लिए? 2 के लिए, और हमने यहाँ नीदर कितनों के लिए टाप दिया? 5 के लिए। अब क्या करें, 5 काट के 2 लिख दें? 5 काट के 2 लिख दें क्या? ग्रामर सही करनी है बच्चे, मीनिंग का सत्यानाश नहीं करना है, तो उसमें मत चेंज कर देना, यहाँ पे नन लिखोगे। ठीक है, ये तो हुआ एक एरर। अब नन के साथ वर्ब कैसी आती है? सर ईच, इधर नीदर तो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इनके साथ तो आपने बता दिया वर्ब सिंगुलर आती है, नन के साथ वर्ब कैसी आएगी? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इसका लोचा थोड़ा सा टेढ़ा है। आओ समझाता हूँ। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, लेकिन चलो यहाँ सेंटेंस आ गया तो सुन लो। एक सेंटेंस देखिए, अगर मैं कहूँ नन ऑफ देम, या ऐसे कुछ भी लिख दो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख दो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज स्लैश हैव कम टुडे। स्टूडेंट्स में से आज कोई नहीं आया, स्टूडेंट्स में से आज कोई भी नहीं आया, और प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, नन सब्जेक्ट है, वर्ब आएगी नन के हिसाब से, कम वर्ब है, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ग्रामर ये कहती है, जब आप नन को डिक्शनरी में टाइप करोगे, कोई भी डिक्शनरी यूज कर सकते हो, 2-4 मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छी डिक्शनरी होती है कॉलिंस, सैमसंग के फोन में इनबिल्ट आती है, पहले आती थी कुछ फोन में, अब शायद नहीं भी आती है। सेकंड नंबर पे जो डिक्शनरी है वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर। थर्ड नंबर पे आप कैम्ब्रिज या लॉन्गमैन, ये दोनों थर्ड नंबर पे है। मरियम वेबस्टर महा घटिया डिक्शनरी है, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा जिसके फोन में, वरना आपके सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएंगे। एक एग्जांपल से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक वो सेंटेंस पढ़ाया था, द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट। मैंने कहा था फास्ट ही एडजेक्टिव होता है, फास्ट ही एडवर्ब होता है, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आप कॉलिंस में लिखना फास्टली आएगा, नो वर्ड फाउंड। आप ऑक्सफोर्ड में लिखना फास्टली आएगा, नो वर्ड फाउंड। कैम्ब्रिज में लिखना, लॉन्गमैन में लिखना आएगा, नो वर्ड फाउंड। आप मरियम वेबस्टर में लिख देना, बोलेगा यस इट इज एन एडवर्ब। महारद्दड़ डिक्शनरी है, उससे रद्दी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक अपने फोन में डाल लो, ज्यादातर ये पेड ही मिलती हैं, प्ले स्टोर पे इनके स्मॉल वाले वर्जन आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। ये वाली डिक्शनरी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरे चैनल की मतलब कोई भी यूट्यूब वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक मिल जाएगा। एक मेरे पास ये फाइल आई थी कहीं से, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपके फोन में चल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना चले तो प्ले स्टोर से कोई मर्जी डाउनलोड कर लेना। मुझे मैसेज मत करना, मैंने उसकी कोडिंग नहीं करी, मेरे फोन में चलती है चकाचक, मैंने आपको दे दी है। आपके फोन में चल जाए अच्छी बात, ना चले तो कोई और देख लेना। ठीक, आइए। तो जब आप लॉन्ग मैन में या किसी अच्छी डिक्शनरी में टाइप करेंगे नन, तो अच्छी डिक्शनरी में खास बात क्या होती है, नीचे से ग्रामर पॉइंट भी दिए होते हैं, एक्स्ट्रा बातें भी दी होती है। वहां पे लिखा हुआ है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स कैन बी यूज्ड विद नन।
सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब यूज करी जा सकती हैं नन के साथ, परंतु सिंगुलर वर्ब फॉर्मल राइटिंग में प्रेफर होती है। तो ग्रामर का कहना है कि अगर आपका सब्जेक्ट नन है, तो वर्ब आप लगाएं सिंगुलर वाली। प्लूरल भी गलत नहीं है, लेकिन सिंगुलर वाली प्रेफर करें। एसएससी का कहना है कि सिर्फ सिंगुलर ठीक है। ठीक है, तो एसएससी के किसी भी एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो आप हैव अगर दिया होगा तो काट के हैज कराएंगे। मेरी कुछ बात आई समझ में? ग्रामर ये कहती है कि नन अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, लेकिन सिंगुलर को प्रेफर करना। लेकिन एसएससी कहती है कि सिर्फ सिंगुलर ही ठीक है, प्लूरल पर नहीं आती। लेकिन एसएससी का भी कोई दीन ईमान नहीं है। अगर सेंटेंस ऐसा हो जाए, फाइव क्लोज फ्रेंड्स कर देता हूं। कम है ये, कम। मेरे 5 क्लोज मित्र हैं। मेरे 5 क्लोज दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया पार्टी में। मेरे 5 क्लोज दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया पार्टी में। आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्लोज और 5 दोनों एडजेक्टिव है, बट कंजंक्शन है। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया पार्टी में। मामला वही है, नन ऑफ देम लिखना था यार। और प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्लैश है। मामला वही है। इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहाँ पे सीधा स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में मैंने मेंशन कर दिया कि कितने लोग हैं वो। मेरे 5 क्लोज दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। अगर ऐसा लिख देना, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, नन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, यानी जिस नाउन के लिए आप नन लगा रहे हो, यदि उनकी संख्या भी दी हो, जिस नाउन के लिए आप नन लगा रहे हो उनकी संख्या भी दी हो, तो ग्रामर तो वो आज भी वही बात करिए कि सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, सिंगुलर को प्रेफर कर लिया करो। एसएससी बदल जाएगा, कहेगा अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों चल जाएंगे। हैज लिखा हो तो भी नो एरर, हैव लिखा हो तो भी नो एरर। तो ये नन का जो फंडा एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि मेरा काम बच्चे आपको सिर्फ ग्रामर बताना नहीं है, पेपर में क्या करना है वो बताना भी है। कई बार क्या होता है कि ग्रामर तो अपने हिसाब से कुछ कह रही है, पेपर में वो एग्जाम वाले कुछ भी फॉलो कर लेते हैं, तो वो भी आपको बताना है। नन के लिए जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे आपको मिलेगा कि नन सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है नन के लिए वर्ब, लेकिन सिंगुलर राइटिंग मतलब सिंगुलर वर्ब फॉर्मल राइटिंग में प्रेफर होती है। ठीक, परंतु अगर मैं नन को लिखूं और उस सेंटेंस में नाउन जिसके लिए मैंने नन लगाया उसका नंबर भी मेंशन कर दूं, 2 3 4 5 6 ऐसे, उस केस में ग्रामर तो वही बातें करिए कि सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, सिंगुलर प्रेफर कर लिया करो। लेकिन एसएससी कहेगी कि चलो प्लूरल भी मान लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या था, 5 प्लेयर्स लिखा हुआ था, तो इस बार हैव चल जाएगा। लेकिन अगर वैसे होता नन ऑफ देम हैव कम, तो आप हैज कम करके आते। मतलब ये पिछला सेंटेंस ना ही होता, पिछला क्लोज सीधा होता तो हैज करके आते। अब मुझे लगता है कि फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको करके दिखा दो अब जरा। इसमें क्या होगा, आसान है ये तो, निपटा दो। आज बच्चे 5 7 10 मिनट और पढ़ा के फिर छुट्टी कर दूंगा। गला भी बहुत दुख रहा है और आज ये 2 4 लोगों ने खून भी बहुत पी लिया।
एक बार उससे पहले फिर से आपको 2-4 बातें बता रहा हूँ। जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया था, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो मैंने बोली थी, वो कैब के 4 बैच और वो बाकी बैच आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या क्लिक करने से मिलेंगे, वो सारी बातें मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उस पर आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसी चैनल पे वीडियो बनाकर मैं 2 मार्च तक आपको बता दूंगा। ठीक, 2 मार्च तक आपको बता दूंगा कि भैया कैसे आपको वो सारे बैच मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया और आपको वीडियो डाउनलोड करने में या पीडीएफ डाउनलोड करने में, जैसे वीडियो ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड हो जाती है ना, फोन में तो नहीं दिखेगी आपको, ऐप के अंदर ही स्टोर होती है, बस वो क्या होगा उस टाइम आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो चलाओगे, नीचे लाल रंग की पट्टी पे एक नंबर लिखा आता है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे को ऐसे ऐसे इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है। वो आपसे फ़ोन की रिकॉर्डिंग सी मांग लेंगे कि भैया रिकॉर्ड करके बता दे क्या दिक्कत है, स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर दे या किसी दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर दे, उनको भेज देना, मैं वो सारी वीडियो इकट्ठे करके अनअकैडमी वालों को भेज दूंगा, वो आपका सोल्यूशन जो भी होगा कर देंगे। प्लीज़ इस जो बंदा ये नंबर संभालता, प्लीज़ उसको परेशान मत करिएगा, कहीं रात को 12-12 बजे कॉल कर रहे हैं जैसे वो नौकर लगा हो तुम्हारा, वो हरकतें मत करना। उसको भी इंसान समझना, 9 से 5 की वो नौकरी करता है, उसको व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना। वो कोई सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट नहीं है कि वो हाथ की हाथ वहां से बटन दबा के आपका ठीक कर देगा, वो खाली आपका मैसेज मेरे तक पहुंचाएगा, मैं अनअकैडमी तक पहुंचा दूंगा। तो प्लीज उसको परेशान मत करना। ठीक है, आपको क्या बोला है, प्रॉब्लम अपनी बता दें बस। 1 से 10 तारीख तक छुट्टी रहेगी क्योंकि गले की अति हो चुकी है, और मुझे लग रहा है जहां तक ये मेरी लाइफ के कुछ अंतिम बैचेस हैं, ये इससे अगला मैक्सिमम, उसके बाद मैं टीचिंग कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा। पिछले 3 महीने में बहुत अति हो चुकी है, बोलने तक में दिक्कत होने लगी है मुझे, अब गला ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सूज गया भयंकर वाला। देखो, आप कोई पुरानी 2-3 महीने पहले की वीडियो देखना, इस गले की चौड़ाई देखना, ये अंदर से ऐसे लग रहा है मुझे ऐसे सूजा हुआ भयंकर। 1 से 10 तारीख तक भैया ऑफ रहेगा, होली भी इसी के अंदर है। 5 क्लास इसकी वजह से आपकी छूटेंगे, जिनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी बाद में लेके आपका सिलेबस टाइम से पूरा कर दूंगा भाई। ठीक है, जिनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो तो अपना रिकॉर्डेड बैच से कर लेना। ग्रामर का भी रिकॉर्डेड बैच मैं कोशिश करूंगा, ये 1699 वालों को भी ग्रामर का भी रिकॉर्डेड बैच दिलवा दूं। प्लस वालों के पास तो है ही रिकॉर्डेड बैच, सारे देख सकते हो तुम तो पुराने वाले, तुमको भी दिलवा दूं। तुम्हें ज़्यादा जल्दी हो, किसी को 15 दिन में सिलेबस खाली पी के फॉर्मेलिटी करनी हो तो कर लेना अपनी, जैसे वो भाई लगे हो ना एमटीएस का पेपर है पहले करा दो, करा दूंगा, लेकिन होगा जीवन में तुम्हारा उद्धार कुछ भी नहीं जब तक तुम, चलो छोड़ो क्या बोले, अपनी अपनी समझ है, मेरी तरफ से जब 5 दिन में करो मेरे को क्या मतलब। चलो, आई ब्रॉट 5 न्यू पेन्स yesterday एंड यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। मैं कल 5 नए पेन लाया था और तुम उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। इधर से पता चल रहा है कि सामने वाला कहना चाहता है कोई भी एक ले सकते हो, लेकिन अब समस्या ये है कि पेन तो 5 लाए हो ना, 5 के लिए तो इधर लगता नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यू कैन टेक एनी ऑफ देम। अब एक ही लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं उनके नेचर होते हैं, जैसे एक वर्ड है येट, एक वर्ड है येट, ठीक है। अब येट जब एडवर्ब होती है आप पाओगे अक्सर नेगेटिव में ही आती है, दे हैवंट कम येट, शी हैजंट कॉल्ड मी येट। येट जब एडवर्ब होती है आप पाओगे नेगेटिव में आ रही है। तो कुछ वर्ड्स के ना नेचर होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लॉन्गमैन डिक्शनरी में जब आप नन को टाइप करोगे तो ये लिखा मिलेगा, ऐसे ही जब आप लॉन्गमैन डिक्शनरी में बोथ को टाइप करोगे तो उसका भी नीचे ब्लू कलर का ग्रामर पॉइंट होगा, काफी और भी बातें लिखी होंगी। लास्ट पॉइंट उसमें क्या लिखा होगा कि बोथ इज नेवर यूज्ड इन नेगेटिव क्लॉजेस, बोथ को कभी नेगेटिव क्लॉज में यूज मत किया करो। अगर आपको नेगेटिव ही बात करनी है तो फिर बोथ को क्यों यूज कर रहे हो, उसकी जगह नीदर को यूज कर लो ना। नीदर किस लिए, दो में से कोई नहीं कहने के लिए। अगर आपको नेगेटिव ही बात करनी है तो बोथ से नहीं नीदर से लिख लिया करो। जैसे ये सेंटेंस है, बोथ ऑफ द गेस्ट हैवंट कम ऑन टाइम, दोनों ही गेस्ट टाइम पर नहीं आए। ठीक, तो उनका ये कहना है कि अगर आपको 2 लोगों की बात करनी है और कहना दोनों में से कोई नहीं, तो बोथ क्यों लगाते हो, बोथ तो पॉजिटिव नेचर का वर्ड है, बोथ को पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिखो। ऐसे लिख सकते हो, बोथ ऑफ अस विल कम टुमारो, ये चल जाएगा। बोथ ऑफ अस विल हेल्प यू, चल जाएगा। अगर नेगेटिव ही सेंटेंस लिखना है तो बोथ से मत लिखा करो, नीदर से लिख लिया करो। नीदर से क्यों लिख लिया करो, और किसी से क्यों ना लिख लिया करो। ईच लगता है 2 या 2 से ज्यादा के लिए, मुझे तो 2 की बात करनी है। ईदर लगता है 2 में से किसी एक के लिए, मुझे तो 2 की बात करनी है। ये जो एनी हो गया, ऑल हो गया, नन हो गया, ये हमेशा 2 से ज्यादा के लिए आते हैं, कभी 2 के लिए भी नहीं आते ये, लेकिन मुझे तो 2 की बात करनी है।
तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो एग्जैक्ट दो की बात करता हो और नेगेटिव के काम आता हो? वो नीदर है। लेकिन अगर आपने नीदर को सब्जेक्ट बनाया तो एक दो चेंज आपको और भी करने पड़ेंगे। एक तो नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी, ये नॉट भी हटाना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगर आपने नीदर को सब्जेक्ट बनाया तो ये दो बातें और भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो वर्ब सिंगुलर लगाएं और नॉट ना लगाएं, क्योंकि नॉट नीदर ने पहले से कर दिया। ये कोई एरर नहीं पढ़ाया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहली बात क्या पढ़ाई? बोथ को नेगेटिव में यूज ना करें, बोथ को नेगेटिव में यूज ना करें, ठीक है। उसकी जगह नीदर लगाएं। लेकिन अगर नीदर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक दो चीजों का ध्यान रखें। क्या? एक तो वर्ब सिंगुलर लगाएं और नॉट का यूज ना करें। अब इस पर एरर कैसा आता है? ये एक प्रीवियस ईयर पेपर का एरर है। इसमें बताओ जरा क्या आएगा, देखो जरा, खुद ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ, फिर छुट्टी आज के लिए। ये कैन नॉट है ना, तो इसमें एडवर्ब ऑफ नेगेशन छुपा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी आसान भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी आसान भाषाएं हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं बोल सकता। अब हमने पढ़ा कि जब कहना हो दोनों में से कोई नहीं, यानी नेगेटिव बात करनी हो तो बोथ का यूज मत किया करो, अभी तो पढ़ा हमने, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वाली बात के लिए बोथ का नहीं, नीदर का यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नीदर लिख देंगे। ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर देगा। लेकिन जब नीदर लगाते हैं तो एक तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, वो बात तो यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नीदर ऑब्जेक्ट है। वो बात कब के लिए? जब नीदर सब्जेक्ट हो। तो वर्ब से तो इसका लेना देना है नहीं कि सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। लेकिन नीदर लिखने से नेगेटिव तो हो गया ना, नॉट और नीदर तो इकट्ठे आएंगे नहीं। ही कैन नॉट स्पीक नीदर, नहीं, ही कैन स्पीक नीदर। तो ये नॉट भी आपको उड़ाना पड़ेगा। जो आपका सही सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, हिंदी एंड इंग्लिश आर इजी लैंग्वेजेस बट ही कैन स्पीक नीदर। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये टाइपिंग एरर है, या नीदर लिखा होना चाहिए था। कभी भी अगर मैं कुछ बात बोल लूं और स्लाइड पे कुछ अलग लिखे हो तो समझ जाना टाइपिंग एरर है, जो मैंने बोला है वो फाइनल है। क्लियर हुआ? इसके साथ अपना डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है वो खत्म होता, एडजेक्टिव कह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म होता है। जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया है, आपको जो रिकॉर्डेड बैचेस बोले थे 2 तारीख तक बता दूंगा, ठीक है। कैसे कहाँ क्लिक करना है, क्या कैसे करना है, आपको वो 2 मार्च तक वो बैच अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आप अपना उससे वो कैप पढ़ो, चाहे जो मर्जी आपको रिकॉर्डेड जो पढ़ना है वो पढ़ पाएंगे। जिनको वीडियो डाउनलोड करने में, पीडीएफ वगैरह में इशू आ रही है, उनको बता दिया कि मैसेज कर देना कैसे क्या। जितनी हो सके जल्दी ये प्रॉब्लम भी 5 7 10 जितने आप लोगों को रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। 1 से 10 तक बच्चे ऑफ रहेगा। वैसे उसमें होली भी है, कुछ वैसी छुट्टियां होती हैं हफ्ते में 2, तो टोटल उसकी वजह से, इन छुट्टियों की वजह से आपकी 5 क्लास का नुकसान होगा, जो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाकर भरपाई कर दूंगा। आपका सिलेबस टाइम पे ही पूरा होगा, डिले नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। और आप सबसे फिर से हाथ जोड़ के विनती है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को लगा लिया कीजिए, क्लास का फ्लो मत खराब किया कीजिए। आपने पढ़ने के पैसे दिए हैं, पहले पढ़ लिया करिए, 2x स्पीड पर वीडियो दोबारा देख लिया करिए, नोट्स बना लिया करिए। फिर कोई डाउट बचेगा तो मैं हूं। चलती क्लास का फ्लो कृपया खराब मत किया करो। पहले गले में दिक्कत है, उसके अलावा मतलब जितना पढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है उससे कितना ज़्यादा तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बोलना पड़ जाता है। समझ में नहीं आता कि पढ़ाने आए हैं कि हाथ जोड़ने आए हैं। भाई पता नहीं कैसा बैच है ये।
सच बता रहा हूँ, आप इससे पिछला बैच चला के देखिएगा। शुरुआत में तो देखो 1-2 क्लास में बच्चे ऐसे आते हैं, लेकिन भाई बाकी इतना बैच वो स्मूथ चला। इससे पिछला, उससे पिछला जो रिकॉर्डेड बैच में देखा होगा उन्होंने, वो कितना कितना अच्छा बैच था यार। पता नहीं किस टाइप के बच्चे आ गए इस बैच में भाई। कतई कॉमन सेंस नहीं है, कतई। कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लूँ, स्ट्रेटजी बताई, 1.5 घंटा चिल्ला चिल्ला के, ग्रामर ऐसे पढ़ो, वोकैब ऐसे पढ़ो, आरसी ऐसे पढ़ो, लेकिन रोज वही नौटंकियां। 20-20 बार टीचर बता बता के परेशान हो जाए, तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हुए। तुम मत देख लेना पिछली क्लास। तो भाई फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लो यार, तरस खा लो, टीचर्स पे तरस खा लो। मेरा मेरा नहीं, सबके बैच यार पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लिया करो। और अगर यार अकेडमी ने फैसिलिटी दे दी है ना कि कमेंट कर सकते हो, तो इसका मिस यूज मत करो। ये नहीं कि भैया 5-6 हज़ार में सब्सक्रिप्शन लिया तो 5-6 हज़ार जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक आत्मा को शांति नहीं आएगी। थोड़ा तरस खा लो हम टीचर्स पे, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप सबसे।